हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का कल BCOS 185 का एग्जाम है। एंड इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 3 डिस्कस करा था। अब इस पार्ट में हम आगे की क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग हुई तो मैं एक थर्ड पार्ट लेकर आऊंगी, वरना अगर सारे क्वेश्चंस कवर हो गए इसमें तो ये आपका फाइनल पार्ट होगा। ओके, हम बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड है, तो मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि जैसे सेकंड पार्ट सिर्फ आ जाए क्वेश्चन में आपके जब पेपर में आए, या फिर सिर्फ फर्स्ट पार्ट आ जाए, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, ताकि जो भी आए उसमें से आप उसको लिख पाओ। ओके, अब देखो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। ओके, explain the various components of the entrepreneurial ecosystem and the factors that influence it। काफी सारी चीजें पूछी हैं एक ही क्वेश्चन में। पहले हम समझते हैं ये होता क्या। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हम सबको पता ही है। ठीक है, हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उसमें हमने पढ़ा है कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी, है ना। अब ये क्यों है, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, इनोवेशन प्रमोट करता है ये, ठीक है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ओके, और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करता है। तीन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जब भी कुछ भी आएगा तो ये तीन चीजें हैं जिससे हम बेनिफिट होते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक कोई इंसान कोई कैफे खोल रहा है, ठीक है, और वो अकेला इंसान तो सब कुछ नहीं कर पाएगा ना, उसको अपने साथ और लोग चाहिए होंगे जो उसको समझा पाए। ऑब्वियसली अगर उसने कितनी भी क्वालिफिकेशंस करी है, कितनी भी डिग्री करी है, ये नहीं होगा कि वो हर चीज में परफेक्ट होगा, उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए होगा। और इसी सपोर्ट सिस्टम को हम एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, बात समझ आई। मतलब कि आप लगा लो, जैसे कि एक इकोसिस्टम में सारे एनिमल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में और सारे लोग होते हैं एंटरप्रेन्योर के साथ, जो उसके बिजनेस को, उसके आइडिया को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम देखें इसका एक मीनिंग, तो ये एक ऐसा आप लगा लो नेटवर्क होता है जिसमें हमारे गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, इसमें बैंक्स, इन्वेस्टर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, मेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीजें एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होती है ना, वो सब कुछ इसमें होती हैं। ओके, देखो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आपको कीवर्ड्स हैं जो याद रखने हैं। ये सारा कुछ जो है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में इंक्लूडेड होता है। ओके, ये सब मिलकर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, तो ये वो एनवायरनमेंट है जहां एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करते हैं। ठीक है, उनको वैसा चीजें प्रोवाइड करना जिससे उनका बिजनेस और बढ़े आगे और वो मोटिवेटेड रहे, उसी को हम एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे डिटेल में इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, सब्सिडीज देती है, स्कीम्स बनाती है एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए। ओके, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, स्टार्टअप इंडिया बनाया, मेक इन इंडिया बनाया, MSME की स्कीम्स दी, ये सारी गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स को क्या करने के लिए दी है, सपोर्ट करने के लिए। ओके, दूसरा आता है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। बिजनेस स्टार्ट और एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बैंक्स वगैरह, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब नहीं होंगे तो एंटरप्रेन्योर अपनी कितनी ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लेगा, पैसा तो चाहिए होगा ना कहीं, तो ये सब उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ओके, फिर आता है एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, इनोवेशन प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योर्स को। मार्केट एक्सेस, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोडक्ट सेल करने के लिए कस्टमर और मार्केट चाहिए होती है, तो इसमें हम लोग उनको एक डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह जो है ये सब प्रोवाइड करके देते हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी एक बिजनेस जो है इंप्रूव कर पाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाता है, आपका रोड, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, तो ये सभी प्रोवाइड होती हैं उन्हें इकोसिस्टम में, ताकि उनका बिजनेस जो है ग्रो कर सके, या फिर आप कह सकते हो सस्टेन कर सके। ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन,
इसमें आ जाते हैं आपके इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और कंसल्टेंसी फर्म्स। बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को ना मेंटरशिप देती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, उन्हें एक नेटवर्क बना के देती है, लोगों से मिलवाती है जो उनके बिजनेस को और आगे ले जा सके। ओके। कल्चर एंड सोशल एनवायरनमेंट। देखो, अगर सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती है तो ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग बहुत ज्यादा होता है स्टार्टअप करना, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड को एनकरेज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करो, है ना। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में यही आता है कि एम्प्लॉयज वगैरह, उनको क्वालिफाइड एम्प्लॉयज देना ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो सके। ओके। अब हमने इस दो पार्ट कर लिए क्वेश्चन के। तीसरा पार्ट था फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को। देखो, सबसे पहला आता है इकोनॉमिक फैक्टर। अगर एक इकोनॉमी स्टेबल है और मार्केट डिमांड बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली वो एंटरप्रेन्योर को जो है सपोर्ट करेंगे, है ना। साथ ही साथ पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, कि उनको लीगली फ्रेमवर्क ऐसा मिला हुआ है जहां उन्हें पता है कि उनके राइट्स जो हैं, ये जो भी उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस पर कोई गलत कोई कदम नहीं उठा सकता या कोई उनको स्यू नहीं कर सकता गलत चीजों के लिए। तो एक लीगल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी देना उन्हें, ठीक है, और नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देना टेक्नोलॉजी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हमने अभी पढ़े ही थे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इजी लोन्स, फंडिंग बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करता है, हमें पता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें एंटरप्रेन्योर स्किल्स सिखाना, तो इसलिए एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया अभी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और प्रोग्राम्स इकोसिस्टम को, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को और स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। अब हम इसका इंपॉर्टेंस देखिए कि क्या होता है एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस। तो देखो, हमने जो जो ऊपर पढ़ा तुम्हें वही लिखना है कि इनोवेशन प्रमोट करता है, जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देता है, एमएसएमई को सपोर्ट करता है। बेसिक बेसिक चीजें हम जो पिछले 4 क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें हैं, ठीक है। कंक्लूजन तुम्हें लिखना आंसर में बहुत जरूरी है, कंक्लूजन मत छोड़ के आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक आंसर में, तो ये जरूर लिख के आना। देखो, कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें उसे इन्फ्लुएंस करती हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट होता है। जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को शॉर्ट में करके सिर्फ हेडिंग हेडिंग जो हमने पढ़ी वो लिख देना इसमें। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ टर्म समझ जाओगे ना तो भी आंसर लिख लोगे। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहे डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस समझ आता है, अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पैसा कहां से मिलेगा उन्हें बिजनेस के लिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कि इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि पहले तो बताओ कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या एक एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं, साथ ही साथ क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको चूज करने पे मजबूर करते हैं कि वो क्या फाइनेंस को चूज करेंगे, क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। देखो, इंट्रोडक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में तुम ये समझा सकते हो कि फाइनेंस जो है वो किसी भी बिजनेस की एक, जो कहते हैं ना, एक नींव होती है, एक लाइफ ब्लड होता है। जैसे कि आप बॉडी में अगर ब्लड नहीं रहेगा तो आप मर जाओगे, ऐसे ही फाइनेंस भी अगर एक बिजनेस में नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने, ऑपरेट करने और एक्सपैंड करने के लिए पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस मिलता है और उन्हें वो ऑब्टेन करना चाहिए ताकि उनकी बिजनेस की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो सके। ओके, अब हम सोर्सेज देखते हैं इसमें क्या क्या होंगे। मैं आपको बता दूं, सोर्सेज मेनली जो है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इंटरनल सोर्सेज और एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। ओके, यानी कि इंटरनल जो हमारे पास अवेलेबल है और एक्सटर्नल जो बाहर से हमें प्रोवाइड करते हैं। अब इंटरनल में देखो क्या क्या आ सकता है। पर्सनल सेविंग्स आ गई एक, तो एंटरप्रेन्योर अपने खुद के जो है सेविंग वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि उन्होंने जितना भी सेव कर रखा होता है पहले किसी जॉब से या वो सब। फिर आता है फाइनेंस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स इनिशियल स्टेज में फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और इसमें जो है फॉर्मेलिटीज वगैरह भी कम होती हैं। फिर देखो आते हैं बैंक लोन्स। बैंक जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग बेसिक मशीनरी वगैरह परचेज कर सको। ओके, फिर आता है वेंचर कैपिटल। देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं ये इनोवेटिव और हाई ग्रोथ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जहां इन्हें पता होता है ना कि हाँ ये बिजनेस ग्रो करेगा, इससे कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट होएगी, ये वहां पे जो है
कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं आपके, उसके आपको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे पैसे देंगे और आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स ले लेंगे। ओके, तो ये होता है वेंचर कैपिटल। फिर आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ना रिहायशी पैसा होता है, यानी कि वेल्दी इंडिविजुअल्स, जो नए बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो आप लगा सकते हो ये ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और इनको बस अपना पैसा डबल करना आ गया, तो इसलिए। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सब्सिडीज। इसमें जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, मुद्रा लोन्स हो गया, ये सब जो हो गई गवर्नमेंट की स्कीम्स वो आती हैं। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि काफी सारे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे कि SIDBI है, जो फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं सारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को। ओके, फिर आता है क्राउड फंडिंग। देखो क्राउड फंडिंग क्या होता है, जैसे कि ना बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लेते हैं लोगों से अपने बिजनेस के लिए, और ये आजकल जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया की वजह से। ओके, फिर आता है ट्रेड क्रेडिट। देखो सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स जो है ना वो क्रेडिट पर देते हैं, जैसे कि आप अभी सामान ले जाओ हमसे और जो पेमेंट है वो आप बाद में कर देना जब आप थोड़ा सा उससे कमा लो, तो ये होता है ट्रेड क्रेडिट। ओके, फिर आती है रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि आप कोई बिजनेस अपने करा और फिर आप उससे कमा रहे हो, या फिर आपका बिजनेस चल गया है तो उससे आप कमा रहे हो, वो सब। ठीक है, तो ये तो हो गए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सोर्स जो है आप फाइनेंस का लोगे। ओके, सबसे पहले होता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखो जो भी स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, बहुत छोटे बिजनेस घर से शुरू करे जा रहे हैं, उसमें यूजुअली जो है पर्सनल सेविंग्स यूज करते हो या फिर बैंक लोन ले लेते हो। और जो लार्ज बिजनेस होते हैं, बहुत लार्ज लेवल वाले पे आपने अपनी कंपनी वगैरह खड़ी करनी है, तो फिर आप वेंचर कैपिटल या फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रेफर करते हो। ओके, तो आपके नेचर और आपके साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। ओके, फिर आता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। एंटरप्रेन्योर्स लो कॉस्ट फाइनेंस प्रेफर करते हैं बिकॉज हाई इंटरेस्ट फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज करता है। अगर आप लोग कहीं से लोन ले रहे हो और आपका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो आपको जितना आपने लोन लिया उसका डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उससे आपको दिक्कत होती है। ओके, रिस्क इन्वॉल्व, यानी कि अगर बहुत ज्यादा लोन का रीपेमेंट का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जितना आपका ब्रेक डाउन का लेवल है ना, ब्रेक इवन पॉइंट जो आता है, वो आने से पहले ही आपका सारा पैसा लोन में चल जाता है, तो इसलिए आप रिस्क देखकर ही लोन लेते हो। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि फंड कितना इजीली और क्विकली अवेलेबल है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, कि लेंदी प्रोसीजर है, कितना टाइम लग रहा है, इस सबको देखकर। फिर आता है कंट्रोल एंड ओनरशिप, जैसे कि वेंचर कैपिटल ओनरशिप शेयर डिमांड करता है, उसमें वो लोग शेयर्स लेते हैं कंपनी के, तो काफी लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं वो लोन वगैरह प्रेफर करते हैं ताकि पूरा कंट्रोल जो है चीजों का उनके पास रहे। ओके, फिर आती है रीपेमेंट कैपेसिटी। बिजनेस की रीपेमेंट एबिलिटी भी कंसिडर की जाती है कि क्या हम इस पे इतना प्रॉफिट कमा पाएंगे कि अगर हम लोन वगैरह या फंड लेते हैं तो हमें बाद में पैसा वापस कर पाएंगे क्या। ठीक है, फिर आता है स्टेज ऑफ बिजनेस। देखो स्टार्टअप जो है वो यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट सपोर्ट यूज करते हैं, और इस्टेब्लिश बिजनेस जो है, जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, जिनका प्रॉफिट वगैरह चल रहा है, वो यूजुअली जो है बैंक लोन एक्सेस करते हैं बिकॉज उन्हें अपने शेयर्स नहीं देने होते। एंजल इन्वेस्टर्स जो है वो भी कुछ ना कुछ शेयर लेते हैं कंपनी का। ओके, पर्पस ऑफ फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज होता है, लेकिन अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो अपना बिजनेस और जगह ब्रांचेस खड़ी कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप रिक्वायर करते हो। ओके, अब आप इसमें एग्जांपल वगैरह दे सकते हो कि जैसे एक स्मॉल टेलरिंग की शॉप है, आपने टेलर की शॉप खड़ी करनी है, तो आप पर्सनल सेविंग वगैरह यूज करोगे, फैमिली सपोर्ट यूज करोगे। वहीं अगर आपने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप करना है तो आप जो है एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल पे ज्यादा जाओगे। ओके, अब इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इनकम के, और आपको करेक्ट सोर्स चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे आपका बिजनेस का ग्रोथ, रिस्क और ओनरशिप जो है काफी अफेक्ट होती है। ओके, मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ ताकि कल आपको ये चीजें याद रहे और आप आंसर लिख पाओ। साथ ही साथ जितने भी देखो ये सब लिखे हुए हैं ना, हेडिंग्स वगैरह, ये सब पढ़ लोगे तो इजीली हो जाएगा, इसलिए इन सब का ध्यान रखना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहे डिस्कस द वेरियस मेथड्स / टेक्निक्स ऑफ बिजनेस आइडिया जनरेशन। क्या क्या ऐसी टेक्निक्स यूज करी जाती है बिजनेस के आइडियाज को जनरेट करने के लिए, सोचने के लिए। ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन,
कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो मार्केट में क्या गैप है, क्या आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ये सब। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले ये बताओगे कैसे एक बिजनेस स्टार्ट होता है। देखो हर सक्सेसफुल बिजनेस एक आइडिया से स्टार्ट होता है। अगर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी आपने सुना होगा एक सवाना की सेल चल रही थी। सवाना एक ऐप है और उसकी एक रुपए वाली सेल चल रही थी कि आप 1 रुपए का प्रोडक्ट लो और इतने टाइम के लिए वैलिड होगा, ये सब। अब सोचो उन्होंने 1 रुपए का कहकर उसके 99 शिपिंग चार्ज लगा के 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, लेकिन एक दिन में 50 लाख यूनिट सेल करे। तो ये होता है बिजनेस आइडिया। ठीक है, कि उन्होंने देखा कि लोग मार्केट में क्या करते हैं, 1 रुपए सुन के बहुत जल्दी परचेज करने आ जाते हैं। तो जब वो परचेज कर रहे होंगे, चीजें देखेंगे, तो 99 रुपीज की शिपिंग चार्जेस देने में उनको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा 100 रुपए तो क्या ही होते हैं। पर आइडिया कहां से आया, 1 रुपए से। ओके, तो ये होता है कि हर सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया एक एक ना बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट होता है। और एंटरप्रेन्योर्स नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहते हैं ताकि कस्टमर की नीड जो है सेटिस्फाई कर सके और साथ ही साथ अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, तो अगर हम देखें कि बिजनेस आइडिया जनरेशन, तो इसका मतलब है नए बिजनेस आइडिया क्रिएट करना। और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। पहले तो आपको सोचना है कि क्या बिजनेस आइडिया मैं ऐसा जनरेट करूं जो मार्केट में जिसकी जरूरत है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जब आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज कमा रहे हो। यानी कि आप बिजनेस आइडिया तो क्रिएट कर ही रहे हो, पर साथ साथ अपना प्रॉफिट भी सोच रहे हो। ओके, अब हम देखें कि इसके मेथड्स क्या होते हैं। सबसे पहला आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, वेरी इजी। आप ग्रुप या फिर अपना इंडिविजुअल जो है फ्रीली आप आइडियाज वगैरह शेयर करते हो, लोगों के साथ बैठ के सोचते हो कि क्या करना चाहिए, इससे आपको आइडियाज जनरेट होते हैं। आप मार्केट रिसर्च करते हो, कस्टमर की नीड्स देखते हो, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या चीजें कर रहे हैं, उस सबको देखते हो। ठीक है, फिर आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, कि डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हैं जिसको आप अपने बिजनेस आइडिया में इनकलकेट कर सको और उससे प्रॉफिट कमा सको। फिर आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, नए प्रोडक्ट्स लाना, बिजनेस मॉडल क्रिएट करना। जैसे कि आप देख सकते हो जेप्टो, किसी की जेप्टो ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे 10 मिनट में भी सामान डिलीवर होगा, और ऐसा स्टार्ट हुआ और अब सबने ये चीज कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो यही होता है कस्टमर का फीडबैक। आप कस्टमर के सजेशन से भी आपको नए आइडियाज वगैरह मिलते हैं। ओके, फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैम्पर टेक्निक, इसको याद रखना, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्कैम्पर, पहले तो देखो क्या ये पूरी फुल फॉर्म है इसकी, ऐसे सब्सटीट्यूट, कंबाइन, एडाप्ट, मॉडिफाई एंड पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट एंड रिवर्स। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लो, आप मोबाइल प्लस कैमरा कंबाइन करके एक स्मार्टफोन डेवलप कर दिया है ना। अब जैसे कि आपने देखा होगा चाइना में आजकल टैब से ही लैपटॉप बन जाता है और उसको वापस आप फोन में कन्वर्ट कर देते हो। तो एक ही चीज को आपने 3 चीजों में कन्वर्ट कर दिया, तो ये होता है स्कैम्पर टेक्निक। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस, यानी कि आप देखते हो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है किसी भी आइडिया की, इससे क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी और इसका थ्रेट कितना है। ओके, ये सब एनालाइज करके आप कोई नया बिजनेस आइडिया खड़ा करते हो। फिर आता है नेटवर्किंग एंड इंटरेक्शन, आप लोगों से बात करते हो, एक्सपर्ट से, कस्टमर से, सप्लायर से, और नए आइडियाज जनरेट करते हो। ओके, अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कैसे आप जो है नए बिजनेस आइडिया ऐसे सोचते हो, क्या सोर्सेज होते हैं उनके जिससे आप प्रॉफिट कमा सको। सेम चलेगा जैसे हमने ऊपर वाले देखे वैसे ही। देखो मार्केट नीड्स एंड कस्टमर प्रॉब्लम, कोई भी मार्केट में कस्टमर को प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एक नया आइडिया डेवलप करते हो। ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आगे बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ आप नए आइडिया डेवलप करते हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए काफी सारी बन गई हैं, तो हर बंदा जो है एक बिजनेस खड़ा करना चाहता है। फिर आता है चेंजेस इन लाइफस्टाइल एंड डेमोग्राफिक्स, ये देखो लाइफस्टाइल के चेंजेस। अब मैंने बताया ना, देखो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, लोगों लगता है यार इतनी गर्मी है, बाहर क्या सामान लेने जाए, तो इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, 10 मिनट की डिलीवरी आ गई। तो ये हो गया हमारा लाइफस्टाइल में चेंज आया, और उसका किसी ने बिजनेस आइडिया निकालकर उस चीज को प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया है ना। फिर होता है इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इनकम वैल्यू लोगों की बढ़ रही है, तो उससे जो है प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज्यादा हो रही है। ओके,
फिर आता है सोशल एंड एनवायरमेंटल नीड्स, बहुत सारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रीन बिजनेस को बहुत प्रमोट करा जाता है, तो उस चीज पे आप आइडिया सोचते हो। एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपीरियंस, आप कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो उसके थ्रू आपको पता लगता है कि इसमें क्या गैप है जिससे मैं इंप्रूव कर सकूं। फिर आती है ग्लोबल मार्केट, ऑब्वियसली आप बाहर के देशों को देखकर कि वो लोग किस चीज में कर रहे हैं, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या बिजनेस है जो आप ला सकते हो, है ना। अब अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस देखें कि दोनों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो देखो वही घूम फिर के वही लाइनें आ जाती हैं। इनोवेशन प्रमोट हो रही है, इससे रिस्क रिड्यूस होएगा, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा। ओके, अब इसके देखो कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आप मतलब आइडियाज जो है जनरेट करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्वॉट एनालिसिस, कैंपर टेक्निक, और इससे आपका सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप तभी बनते हो जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हो और उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हो। ओके, तो ये थे 3 क्वेश्चन जो हमने और डिस्कस करे। वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है, तो आप लोग पहले ये वाली वीडियो देखो, इसमें आप नीचे कमेंट करना 3, तो मैं इसका पार्ट 3 ले आऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी आधे घंटे की तो आप नहीं देखोगे, मुझे पता है। इसलिए आप लोग अब तब तक ये वाली वीडियो देखो, इससे पढ़ो, और फिर मैं थोड़ी ही देर में पार्ट 3 लेके आती हूँ। आपको नीचे कमेंट जरूर करना है 3। ओके, पार्ट 3 में हम 4 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।